क्या आप भी कर रहे हैं उत्तराखंड के पटवारी, लेखपाल, समाज कल्याण आदि भर्ती की तैयारी? तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। भाग 1 का वीडियो हम पहले चैनल पर ला चुके हैं, तो यह दूसरी वीडियो है। उस वीडियो की भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसकी PDF आपको कैसे प्राप्त होगी वह हम अंतिम में बताएंगे। तो आइए इस वीडियो को रोचकता के साथ पढ़ते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हिंदी वर्णमाला के भाग 2 के अंतर्गत हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं हम स्वर किसे कहते हैं। मूलतः स्वर हम उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि होती है, अर्थात कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को ही हम स्वर कहते हैं। जिनके साथ किसी अन्य वर्ण का संयोग नहीं होता है वे स्वतंत्र पुकारे जा सकते हैं। परंपरागत स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। सामान्यतः स्वरों की संख्या 11 होती है। अध्ययन की दृष्टि से स्वरों को 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है उच्चारण मात्रा के आधार पर, दूसरा जीभ प्रयोग के आधार पर, तीसरा मुख विवर के खुलने के आधार पर, चौथा होठों की स्थिति के आधार पर, पांचवा हवा के नाक मुंह से निकलने के आधार पर, और अंतिम छठवां भाग हो जाता है घोषित के आधार पर। और हम इस वीडियो में इन्हीं वर्गीकरणों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला वर्गीकरण है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है? तो इसमें स्वरों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। इस प्रकार इसके पहला भाग होता है ह्रस्व या मूल स्वर, दूसरा दीर्घ या वृहद स्वर, तीसरा प्लुत स्वर कहलाता है। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है। इन स्वरों की संख्या अ, ई, उ, री, एक री भी होता है, 4 मूल स्वर होते हैं। वैसे री को यदि अलग कर दिया जाए तो इन स्वरों की संख्या 3 होती है, और यदि ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कहा जाए तो कुल संख्या में हम 4 भी कर सकते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, जबकि ह्रस्व स्वर में मात्र 1 मात्रा का समय लग रहा है और दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लग रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के योग से बनते हैं, लेकिन कुछ स्वर बनते हैं, सभी नहीं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और आ, 8 प्रकार के स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, अतः सर्वाधिक समय लगता है। यह एक इम्पोर्टेंट है कि नाटकीय संवादों में पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो प्लुत स्वर होते हैं उसे अक्सर कर नाटकीय संवादों में प्रयोग किया जाता है। जब हम मंच पर नाटक का आयोजन करते हैं उसमें इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे राम, तो राम नहीं कहेंगे, इसमें जो ये आधा अ की जो ध्वनि है उसे पुकारेंगे राम, इस प्रकार से। और जैसे हम लोग ओम कहते हैं तो ओम लंबे समय तक कहते हैं, लेकिन इनकी संख्याएं फिक्स नहीं होती हैं, इनकी संख्याएं उच्चारण के हिसाब से बढ़ाई जा सकती हैं, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह नाटकीय संवादों में पुकारा जाता है या नाटकीय संवादों में प्रयोग किया जाता है, इसे हम इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण नोट आपके लिए है। नोट आ, ई और उ को मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। आ, ई, उ, इसे मूल दीर्घ स्वर क्यों कहा जाएगा? मूल दीर्घ स्वर इसे कहा जाता है क्योंकि अ धन अ से मिलकर के आ बनता है, और ई धन ई से मिलकर के बड़ी ई बनती है, और छोटी उ और उ मिलकर के बड़ा उ बनता है। इसलिए दीर्घ मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूल स्वरों से दीर्घ बनते हैं, इसलिए दीर्घ मूल स्वर कहा जाता है। जबकि ए, ऐ, ओ, औ और आ ये वृहद स्वर ही होते हैं या
दीर्घ स्वर ही होते हैं, ये मूल नहीं होते हैं। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है मात्र, ये भी आप लोग याद रखें। अब हम पढ़ते हैं जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है, अर्थात जो हमारे टंग्स है, जिह्वा है, उसका अग्रभाग इसके उच्चारण में कार्य करता है। जैसे ई, ए और आई। आप यदि स्वयं से इन वर्णों को पुकारें तो आपकी जिह्वा बाहर की ओर आती है। इसका मतलब होता है कि जब हमारी जिह्वा बाहर की ओर यानी मुख के अग्रभाग की ओर आ रही है, तभी इसे अग्रस्वर कहा जाता है, क्योंकि हमारी जिह्वा पर ही निर्भर करता है। क्योंकि कह रहा है कि जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो जिह्वा हमारे अग्र की ओर आती है। दूसरा भाग है मध्य स्तर यानी मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, अर्थात जीभ मुख के मध्य में ही रहती है, मुख का मध्य भाग कार्य करता है। इसमें केवल एक वर्ण आता है, जैसे ओ, तो ओ को हम मध्य स्वर कहेंगे। तीसरा भाग है पश्च स्वर। पश्च स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है, यानी जीभ की जो पिछला भाग है वह अधिक कार्य करता है। अतः हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा पश्च की ओर जाती है, जैसे आ, उ, ओ, औ और आ। यह वर्ण तभी हमें याद हो सकते हैं जब हम स्वयं भी इनका उच्चारण करें। इस प्रकार से हमने देखा जीभ प्रयोग के आधार पर अग्र स्वरों की जो संख्या है वह है 4, मध्य स्वरों की संख्या मात्र 1 है और पश्च स्वर होते हैं 6। तो यह कई बार पूछा जाता है कि अग्र स्वर किसे कहते हैं, किस प्रकार के स्वर जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाते हैं, या किस प्रकार के स्वर जिह्वा के पश्च भाग से बोले जा सकते हैं, कौन सा इस प्रकार का स्वर है जो जिह्वा के मध्य भाग से बोले जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। स्वरों का अगला वर्गीकरण है मुख विवर के आधार पर वर्गीकरण। तो मुख विवर के आधार पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे कठिन भी यही होता है। मुख विवर के आधार पर स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण है विवृत स्वर, दूसरा है अर्धविवृत स्वर, तीसरा है समृद्ध स्वर और चौथा है अर्ध समृद्ध स्वर। तो पहला यानी विवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है, इस प्रकार से जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, मुख विवर पूर्ण रूप से खुला होता है। इस प्रकार के स्वरों के उच्चारण में, जैसे आ, मात्र एक ही स्वर इसमें होता है, हमारा मुख विवर पूरी तरीके से खुल जाता है आ के उच्चारण में, तो विवृत स्वर कहा जाता है। मुख का जो विवर होता है उसका पूर्ण रूप से खुलना मुख विवृत कहलाता है। दूसरा भाग है अर्धविवृत, यानी मुख विवर आधा खुला रहता है, मुख का जो द्वार है वह आधा खुला रहता है, जबकि विवृत में पूर्ण खुला रहता है और अर्धविवृत में आधा खुला रहता है, यानी खुलते खुलते आधे में रुक जाता है। इसमें कौन से स्वर आते हैं? इसमें आते हैं ओ, आई, औ और आ। इसमें हमारा मुख जो है आधा खुलता है, याद रखें, आधा खुलना और पूरा खुलना। इसमें टोटल 4 वर्ण लिए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा मुख विवर आधा खुल जाता है अर्धविवृत स्वर में। तीसरा भाग है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर का मतलब होता है कि मुख विवर लगभग बंद की स्थिति में रहता है, कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद की स्थिति में रहते हैं। तो बंद की स्थिति में जिसमें हम मुख बिल्कुल बहुत छोटा कर देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ई, उ और ऊ। 4 स्वर होते हैं इसमें। ई, उ को हम अपने मुख विवर को लगभग पूरी तरीके से बंद करके पुकारते हैं। इस प्रकार से हमारा मुख विवर पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, लेकिन उच्चारण होता ही है। चौथा भाग है अर्ध समृद्ध वर्ण, अर्थात मुख विवर आधा बंद रहता है। अब एक कन्फ्यूजिंग है कि मुख विवर आधा खुला रहना और मुख विवर आधा बंद रहना। हालांकि पोजीशन दोनों की एक ही होती है, लेकिन यह जो
अर्ध विवरित होता है, इसमें मुख को आधे में खोलते हुए रोक देते हैं, जबकि अर्ध समृद्ध में मुख को बंद करते हुए आधे में रोक देते हैं। तो ये खोलने में रुकते हैं और इसे बंद करने में रोक देते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे ए और ओ, तो 2 वर्ण इसमें लिए जाते हैं। यह हमें कन्फर्म याद रखना है कौन कौन से वर्ण किस में लिए जाते हैं। तो विवरित जो स्वर होते हैं उसमें आ आता है, अर्ध विवरित स्वर में ए ओ औ और आ आते हैं, समृद्ध स्वर में ई उ 4 वर्ण आते हैं, और अर्ध समृद्ध स्वर में ए और ओ 2 वर्ण आते हैं। इसे आप रख सकते हैं या इसकी स्क्रीनशॉट करके भी आप अपने पास रख सकते हैं। अगला भाग है होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है अवृत्तमुखी, दूसरा होता है वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी किसे कहते हैं, होंठ गोलाकार नहीं बनते अर्थात वृत्ताकार नहीं होना, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे मुख का जो विवर होते हैं, हमारे जो होंठ होते हैं, उनकी स्थिति गोल नहीं होती है, अर्थात हमारे होंठ गोलाकार में नहीं बनते हैं, उन स्वरों के उच्चारण को अवृत्तमुखी कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई, ए और आई, ये कुछ वर्ण हैं, इनके उच्चारण में हमारा मुख जो है, हमारे होंठ गोल आकृति में नहीं बनते। होठों को गोल आकृति में जब हम बनाते हैं, जब हम उस प्रकार के वर्ण पुकारते हैं, तो उसे वृत्तमुखी कहा जाता है। तो वृत्तमुखी क्या होते हैं, इनके उच्चारण में होंठ गोलाकार बनते हैं, यानी हमारे होंठ एकदम से गोल बन जाते हैं, तब हम उन वर्णों को पुकारते हैं, उच्चारित करते हैं। जैसे उ, ओ, औ, आ। तो इन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के जो होंठ होते हैं, उन होंठों को हम गोला आकृति में बना लेते हैं। तो इस प्रकार से होंठों की स्थिति के आधार पर हमने देखा अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी 2 प्रकार के स्वर होते हैं। अवृत्तमुखी में भी कुछ वर्ण लिए जाते हैं, वृत्तमुखी में भी कुछ वर्ण लिए जाते हैं। यह कई बार पूछा जा चुका है, उ किस प्रकार का वर्ण है या ओ औ किस प्रकार का वर्ण है, तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला वर्गीकरण है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला भाग है मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। दूसरा स्वर है अनुनासिक या नासिकीय स्वर भी इसे कहा जाता है। तो मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं, वह स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारी जो श्वास है वह केवल मुख के माध्यम से निकलती है, ऐसे स्वरों को हम मौखिक स्वर कहते हैं। क्योंकि मुख से हवा निकल रही है तो मौखिक स्वर हो गए, और इन्हीं को निर्नुनासिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि अनुनासिक नहीं होना मतलब निर्नुनासिक होना। जैसे अ, आ, ई आदि, यानी इसमें सभी स्वर आते हैं। अब अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि नाक और मुंह के माध्यम से निकलती है, यानी दोनों माध्यम से हमारी ध्वनि निकलती है। जैसे अंग, ई, आ, ये कुछ ध्वनियाँ होती हैं जिनको बनाया जाता है। जैसे अंगूर, तो अंग इस प्रकार से लिखा जाता है अंगूर। जैसे आंचल, तो आंचल भी इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये कुछ स्वर होते हैं जिनमें हम ऊपर से चंद्रमा वाली बिंदी लगाते हैं, तब जाकर के ये अनुनासिक स्वर बन जाते हैं। लेकिन यह कई बार पूछा जा चुका है कि मौखिक स्वर कौन से हैं, तो मौखिक स्वरों में ये सभी स्वर मौखिक हो जाते हैं। घोषोक्त के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो घोषोक्त के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। और घोष किसे कहा जाता है, पहले यह समझते हैं कि स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होना घोष कहा जाता है। अर्थात कि जब हम किसी वर्ण को पुकारते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, कंठ से जो आवाज़ आती है उसमें कंपन होना, उसे घोष कहा जाता है। तो इस कंपन के आधार पर हमने वर्णों को 2 प्रकार से विभाजित किया है, पहला सघोष और दूसरा अघोष। सघोष क्या होता है, जब स्वर तंत्रियों में
कंपन या घर्षण होता है तो उसे सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। यानी जब हम किसी स्वर को पुकारते हैं तो उसके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे सघोष कहा जाता है। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, अर्थात जितने भी हमारे स्वर हैं वह सभी सघोष ध्वनियाँ होती हैं। 11 जितने स्वर हमारे हैं वह सभी सघोष ध्वनियाँ होती हैं। याद रखें, अघोष में कोई भी स्वर नहीं आता है। लेकिन अघोष को भी जान लेते हैं, क्या कहते हैं। जब स्वर तंत्रियों में कंपन या घर्षण नहीं होता है तो उसे अघोष कहते हैं। सघोष और अघोष हम आगे व्यंजनों में पढ़ेंगे, उसमें इसका वर्गीकरण अच्छे से किया जाता है और उसमें इसका अधिक उपयोग भी है। तो स्वरों में सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती है, ये भी हमें याद रखना है। आइए आज के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। इस वर्णमाला से संबंधित कुछ 6 प्रश्न हैं। आप देखते हैं कि आप इस वीडियो को किस हद तक समझ पाए हैं और कितने आपकी समझ में आए। तो इस प्रश्नों को आप हल करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर उत्तर इसका दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, नाटक संवादों में किन स्वरों का उच्चारण किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो पहला ऑप्शन है समृद्ध स्वर, दूसरा ऑप्शन है प्लुत स्वर, तीसरा है ह्रस्व स्वर और चौथा है दीर्घ स्वर। प्रश्न नंबर दो है, स्वरों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 3, 2 4, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 8। इसे भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 3, जीभ प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर कौन सा होता है। तो जीभ प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर 2 उ, ऑप्शन नंबर 3 ए आई, ऑप्शन नंबर 4 ओ। प्रश्न नंबर 4, अर्धसमृद्ध वर्ण कौन से हैं। तो अर्धसमृद्ध वर्ण आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2, 3 या 4 इनमें से कौन से अर्धसमृद्ध स्वर हैं। प्रश्न नंबर 5, वृत्तमुखी वर्ण छांटें। तो वृत्तमुखी जिसमें हमारे होंठ गोल बनते थे उन्हें आपको छांटना है। उ ओ औ आ ई ए आई ओ औ, इनमें से आप वृत्तमुखी वर्ण छांटेंगे। प्रश्न नंबर 6, अंतिम प्रश्न, वे स्वर क्या कहलाते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कार्य करता है। काफ़ी आसान है। तो ऑप्शन नंबर ए अग्र स्वर, 2 दीर्घ स्वर, तीसरा समृद्ध स्वर और चौथा पश्च स्वर। यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। और जिस किसी को इसकी PDF चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है 9690180533। इस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे और आगे भी इस वीडियो में आप कमेंट करें ताकि हमें भी उत्साह मिलता है कि हम इस प्रकार की अच्छी वीडियो आपको लेकर के आएँ ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत सहयोग हो। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे। अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद।